हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस से 2016 से रिलेटेड लेक्चर 14 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सेशन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स डैश थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्नन। ठीक है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स क्रो-मैग्नन थे। जबकि दोस्तों प्रोकांसल का मतलब होता है आपका बिना पूंछ वाले बंदर, और फ्रेंड्स होमोसेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो कि आपका एनटीपीसी में रिपीटेड है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंक्रीट से बनी होती है। ठीक है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह कंक्रीट से बनी होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है यह भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। जबकि दोस्तों इनको 1913 ईस्वी में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, आपका एनटीपीसी में रिपीटेड है क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, यह जो है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली को। ठीक है, गैलीलियो गैलीली को हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण उनके घर में नज़रबंद किया गया था। और दोस्तों गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किए हैं। ठीक है, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली किए हैं। ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है। तो दोस्तों हम लोग एनटीपीसी का 14वां पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो अब इसमें जो है कि मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको मैं आपको बताता जाऊंगा कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बॉन्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनेलिडो। ठीक है, इनेलिडो जो जीव है यह मुकुलन यानी कि बॉन्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों केचुआ, जोक और नेरिस यह सब भी बॉन्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा, नाम के बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओजोन क्षय है जो यह ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता है। जबकि दोस्तों पशुओं की मौत, कर्णनाद और उच्च रक्तचाप का कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार मीनार जो है यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक है, और यह दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब शाह ने करवाया है। यह आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो दोस्तों यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, याद रहेगा सभी को। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रहेगा 1526 ईस्वी में, यह डेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में बनाया गया था। ठीक है, तो इसका डेट आपका एग्जाम में पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस सन में बनाया गया था? आपका 1911 में, याद रहेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको याद रखना है
इंडिया गेट की स्थापना 1924 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया। ठीक है, तो और यह आपका स्थित कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है। तो दोनों डेट को आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं दोस्तों। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तो ठीक है, डेनिस टिटो जो है यह $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डैश हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, जबकि दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यदि हम बात करें सतीश धवन केंद्र की, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रहेगी, और क्योंकि याद रखना है, बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह एकमात्र कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन जो है यह एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, जबकि दोस्तों कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है फ्रेंड? तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रहेगा। गुड, आगे चलते हैं। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बूटिंग कहा जाता है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो यौगिक है यह गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। किस देश ने 2008 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड नेस्ट स्टेडियम बनवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड नेस्ट स्टेडियम बनवाया था। ठीक है, 2008 का ओलंपिक खेल जो खेला गया था दोस्तों चीन के बीजिंग शहर में हुआ था, जबकि दोस्तों 2012 का आपका ओलंपिक खेल लंदन में खेला गया था, और 2016 का ओलंपिक खेल दोस्तों रियो डी जेनेरियो में खेला गया था। और दोस्तों आपका करंट की यदि हम बात करें 2020 की बात करें दोस्तों, 2020 का आपका जो ओलंपिक खेल जापान के टोक्यो शहर में खेला जाएगा, किंतु दोस्तों कोरोना के वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है। अब यह खेल जो है कि 2021 में खेला जाएगा टोक्यो शहर में ही। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, करंट अफेयर से आपका रिलेट करता है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कला सत्यार्थी ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीते थे। ठीक है, जबकि दोस्तों यदि हम बात करें मलाला यूसुफजई की, तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को, इन दोनों व्यक्तियों को 2014 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और मलाला यूसुफजई जो है यह पाकिस्तान की रहने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 से 8000 तक। ठीक है, एक मानव जीव में औसतन स्वाद कलिकाएँ जो है कि 2000 से 8000 मौजूद होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, शतरंज की कौन सी गोटी सीधा चलती है किंतु तिरछा मारती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्यादा जो होता है यह सीधा चलता है, परंतु जो आपका जब किसी को मात देनी होती है तो यह आपका तिरछा मारता है। जबकि दोस्तों आपको घोड़ों को भी याद रखना है, यह भी एग्जाम में पूछा गया आपके एनटीपीसी में। घोड़ा जो है कि यह 2.5 कदम चलता है। ठीक है, शतरंज की शुरुआत जो है कि भारत में हुआ था, और शतरंज में टोटल 64 वर्ग होते हैं। ठीक है, कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? तो शतरंज में 64 वर्ग होते हैं। तो इन सबको आप याद रखिएगा, खेलों से रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा गया है एनटीपीसी में, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, 2015 में डैश ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, ठीक है। 2015 में मंगल ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फ्रेंड, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जबकि दोस्तों हॉलमार्क आभूषण का ट्रेडमार्क होता है और दोस्तों इको मार्क पर्यावरण का ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। तो इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा, जो कि आपका क्वेश्चन होता है इसी से रिलेट करता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लाल रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, जिसके कारण यह हमें दूर से दिखाई देता है, इसीलिए इसका उपयोग टावरों या फिर आपका सिग्नल पर किया जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें बैगनी रंग की, तो दोस्तों बैगनी रंग की आवृत्ति जो होती है सबसे अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण यह हमें कम दिखाई देती है, इसीलिए दोस्तों यह आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3:2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 3:2 संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई होना चाहिए। जबकि दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को स्वीकार किया था, ठीक है। तो 22 जुलाई भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। याद रहेगा, इस डेट आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 208 हड्डियां एक नवजात शिशु के शरीर में होती हैं। जबकि दोस्तों वयस्कों में हड्डियां 206 होती है। और फ्रेंड्स हड्डी मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है, ठीक है। याद रहेगा, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फुट ऊंचा होता है, ठीक है। बैडमिंटन का जाल केंद्र में 5 फुट ऊंचा होता है, क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। जबकि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर जो हैं वह बिल गेट्स हैं, ठीक है। तो इनके नाम को भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स की क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर द ग्रेट ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल नाम है, ठीक है। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम एप्पल है। जबकि दोस्तों आर्यभट्ट जो है यह भारत का पहला उपग्रह है, ठीक है, जिसको 1975 ईस्वी में सोवियत संघ के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था और यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो हमें वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।